आज का हमारा पहला टॉपिक है कॉमन पोटेंशियल। When two capacitors charged to different potentials and they are connected through a conducting wire, the potential will start to flow from higher potential to lower potential। और कब तक फ्लो करता रहेगा? जब तक दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल कैसा नहीं हो जाता, सेम। इस सेम पोटेंशियल को हम नाम देते हैं कॉमन पोटेंशियल। हम एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास दो कैपेसिटर हैं C1 और C2, दोनों के ऊपर जो पोटेंशियल है वो V1 एंड V2 है। तो जो हमने पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज इज कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल, Q इज इक्वल टू CV। उस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। तो टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग, मतलब जब तक आपने उनको कनेक्ट नहीं किया है, तो दोनों के ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा Q1 दैट इज C1V1 प्लस Q2 दैट इज C2V2। तो दोनों के चार्जेस को ऐड करके हमें क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग। उसके बाद हम बात करेंगे आफ्टर शेयरिंग। आफ्टर शेयरिंग आपका पोटेंशियल V1 V2 से क्या हो जाएगा, V कॉमन हो जाएगा दोनों के लिए। तो टोटल चार्ज कैसे आएगा, C1V प्लस C2V। तो V दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए हमने C1 प्लस C2 इंटू V कर दिया। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि जितना चार्ज पहले था उतना चार्ज बाद में होना चाहिए, अगर कोई लॉस ना हुआ हो चार्ज का। तो दैट मीन्स इक्वेशन 2 मस्ट बी इक्वल टू इक्वेशन 1। अब यहां से V हम निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये आपका आ गया V, दैट इज अ कॉमन पोटेंशियल। तो अगर आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है एग्जाम में, तो आपने इस तरह से इस फॉर्मूला से उसको कैलकुलेट करना है। अब इसके बाद हमारे पास टर्म आती है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, जिन मॉलिक्यूल के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करते हैं, मतलब एक ही पॉइंट पे पॉजिटिव भी है और उसी पॉइंट पे नेगेटिव भी है, उस तरह के डाइलेक्ट्रिक को हम नाम देते हैं नॉन पोलर। इसमें आपके एग्जांपल है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और भी आप एग्जांपल ले सकते हो। उसके बाद हमारे पास आते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जिनके सेंटर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करते हैं, मतलब दोनों एक पॉइंट पे नहीं होते हैं, बल्कि ड्यू टू एसिमेट्रिक शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स वो आपके क्या होते हैं, थोड़े से डिस्टेंस पे होते हैं। जैसे वाटर आपका एग्जांपल रहता है, HCl है, अमोनिया है, ये सारे आपके एग्जांपल है जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक पॉइंट पे लाई नहीं करते। तो दैट मीन्स दे फॉर्म पोलर डाइलेक्ट्रिक। इसके बाद हमारे पास आता है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे आप कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल लेते हो और बाहर से उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको पहले बताया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को मूव करती है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को मूव करने का मतलब ये हुआ, एक तरफ पॉजिटिव होगा, दूसरी तरफ नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव उसके नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इससे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आपका एक तरफ को इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर जाएगा और नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। इससे क्या हुआ, सेपरेशन होगी। सेपरेशन होगी दैट मीन्स वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपका क्या बन जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा। और जब पोलर मॉलिक्यूल बन जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गए ना, वो एक तरफ को पॉजिटिव आ गया और एक तरफ को नेगेटिव, तो उनके बीच में जो सेपरेशन है उससे वो क्या बन जाएंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल बनने से हमारे पास क्या आ जाएगा, डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट आ गया तो उसकी वैल्यू आ जाएगी P इज इक्वल टू अल्फा एप्सिलॉन नॉट E नॉट। यार जो आपकी P है, P की वैल्यू क्या है, डाइपोल मूवमेंट। तो अल्फा इसमें कांस्टेंट है और इसको नाम दिया था एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। तो ध्यान रखना, पेपर में अगर डेफिनेशन आ जाए तो यहां से आप अल्फा निकाल सकते हो। अल्फा आ जाएगा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट E नॉट, और अल्फा क्या हुआ आपका, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की। इट इज फाउंड दैट इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई, इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बताता हूं, यहां देखेंगे। हम क्या करते हैं, किसी कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से क्या हुआ, आपके जो बाहर से आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है E नॉट, ये आपने बाहर से दी हुई है, इससे आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस हो जाएगी। यहां पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और यहां पे पॉजिटिव चार्जेस आएंगे। लेकिन जैसे कि हमने कंडक्टर में पढ़ा था, कंडक्टर में हमने क्या पढ़ा था कि जितनी आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो उतनी ही आपकी इंड्यूस हो जाती है कंडक्टर के अंदर। लेकिन आपके जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब होती हैं
डाइलेक्ट्रिक स्लैब में उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती है जितनी आप बाहर से लगाते हो, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर अंदर आपकी उतनी फील्ड प्रोड्यूस नहीं हुई तो आपकी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, बल्कि वो कितनी होगी, वो होगी ई नॉट माइनस ईपी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को नाम दिया जाता है रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ई। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हम ये लेते हैं ई। P इज इक्वल टू एप्सिलॉन, इसको चाई पढ़ते हैं, चाई CHI या काई भी पढ़ते हैं, CHI इसका CHI इसको पढ़ा जाता है। एंड E आपकी क्या होगी, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर वेयर काई इज द कांस्टेंट कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। वैक्यूम के अंदर इसकी वैल्यू आपकी 0 रहती है, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अभी आपको बताया ई नॉट माइनस ईपी, ठीक है। तो ईपी होता है P बाय एप्सिलॉन, ठीक है। P बाय एप्सिलॉन आपका P क्या है इसमें, ये ध्यान रखना आपने, P है आपका इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन P इसमें डिनोट कर रहा है और इसकी वैल्यू आपने पुट कर दी, ठीक है। यहां पे पुट करने के बाद एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट हो जाएगा, ई आपका आ जाएगा ई नॉट माइनस काई ई। जब इसको लेफ्ट साइड में ले आओगे तो ई कॉमन आ जाएगा दोनों में और 1 प्लस काई ई नॉट के बराबर। ई से ई नॉट के नीचे डिवाइड कर दो, ई नॉट बाई ई इज इक्वल टू 1 प्लस काई, इसको बोलते हैं के इज इक्वल टू 1 प्लस काई। तो ये बन गया रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। और यहां पे ये चीज बड़े ध्यान से आपने देखनी कि P यहां पे डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन और ये वाला P डिनोट कर रहा है डाइपोल मूवमेंट। तो दोनों में फर्क है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, वो है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। आपने एक कैपेसिटर लेना है और उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेनी है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये एक इंसुलेटेड स्लैब होती है जिसको पोलराइज किया जा सकता है, ठीक है। ऐसी इंसुलेटेड स्लैब जिसको पोलराइज किया जा सकता है, इसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो बिना डाइलेक्ट्रिक स्लैब के हमारा जो कैपेसिटेंस होती है वो कितनी होती है, ये हमने पहले किया आर्टिकल एप्सिलॉन नॉट A बाय D। फिर हम कहते हैं कि हमने इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी। डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से जो बाहर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट लगाई है उससे इसके अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी ड्यू टू इंडक्शन। ये आपको पता है, आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। ड्यू टू इंडक्शन ईपी इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। अब एक तो तुम बाहर से ई नॉट लगा रहे हो इसके अंदर और एक ये ईपी इंड्यूस कर रहा है, तो दैट मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ई नॉट कहां लग रही है, इस तरफ को, और ईपी किस तरफ लग रही है, इस तरफ को। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक स्लैब कितनी हो जाएगी, ई नॉट माइनस ईपी। इस चीज को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो ये तो ही इसके अंदर, लेकिन जो बाहर खाली स्पेस बच गया, अब ये खाली स्पेस कितना बचा, टोटल कितनी लेंथ है D और इसकी थिकनेस कितनी है T। तो बाहर कितना बचा खाली स्पेस, D माइनस टी, ठीक है। तो D माइनस टी में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नॉट। यहां पे ई नॉट ही रहेगी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बाहर, ठीक है। तो D माइनस टी में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट और T के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, E, ठीक है। इस चीज को आपने बड़े अच्छे से समझना है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना आएगा आपका, V इज इक्वल टू पहला पोटेंशियल डिफरेंस बाहर डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बाहर और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नॉट। D माइनस टी वो उसकी पोजीशन होगी और थिकनेस T मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E। फिर हमने पढ़ा है ई नॉट बाई ई किसके बराबर होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर। तो यहां से E निकालोगे तो ई नॉट बाय के हो जाएगा। देखो यहाँ पे के, इसको आपस में रिप्लेस कर दो तो E कितना आ जाएगा, ई नॉट बाय के। तो यहाँ पे ई नॉट बाय के भर दो, कॉमन ई नॉट आ गया, D माइनस टी बाय के। यहां से आप T कॉमन ले लो, यहां से जब माइनस T कॉमन लोगे तो अंदर भी माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 बाय के। अब हमने पढ़ा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और माइनस सिग्मा हो तो ई नॉट कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितना है, चार्ज अपॉन एरिया। तो V कितना आ जाएगा, यहां पे आप वैल्यू पुट कर दो, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी 1 माइनस 1 बाय के ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ये कहता है कि जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस किसके बराबर होती है, C इज इक्वल Q बाय V के बराबर। ये हमने पढ़ा हुआ है। Q की वैल्यू पुट करो,
और v की वैल्यू पुट करो तो q से q कैंसिल हो जाएगा और v उल्टा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a d माइनस टी 1 माइनस 1 बाई ये आप मैथमेटिकली देख सकते हो। फिर c कितना आ गया a एप्सिलॉन d माइनस टी, ये वैल्यू को दोबारा से पुट करेंगे, इसको थोड़ा सा सीधा लिख देंगे तो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के। अब हमने पढ़ा c नॉट कितना है एप्सिलॉन नॉट a बाई d और c कितना आ रहा है एप्सिलॉन नॉट a d माइनस, तो d माइनस का मतलब हुआ कि d की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। जब d की वैल्यू कम हो जाएगी तो दैट मीन्स डिनोमिनेटर कम हो गया, डिनोमिनेटर कम होने से आपका क्या होगा c की वैल्यू बढ़ जाएगी, c की वैल्यू बढ़ गई तो दैट मीन्स c विल बी ग्रेटर देन c नॉट। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेज, इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है जब आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हो। और याद रखना अगर हम इसमें कंडक्टिंग स्लैब डालते हैं तो इसकी कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाती है।